हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हमने अपनी लास्ट क्लास में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की फर्स्ट क्लास ली थी। हमने ये देखा था कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है क्या। तो हमने जाना कि संविधान के लागू होने से पहले जिसके आधार पर भारत का शासन चलाया जाता था वो कुछ अधिनियम थे, और वो अधिनियम को बनाने की स्थिति क्या थी, ये सब बातों को हमने जानने का प्रयास किया था। उसके बाद हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और उसके कुछ प्रावधानों को हमने देखा था। और जब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कमियों को दूर करने के लिए जो संशोधन किया गया, उसके लिए 1781 का एक संशोधन अधिनियम या सेटलमेंट एक्ट लाया गया था। उसके कुछ प्रावधानों को हमने जानने का प्रयास किया था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे 1784 का अधिनियम, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और उसके कुछ प्रावधानों को जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं आपको यह बताऊं कि जब भी हम आज की क्लास जैसे ले रहे हैं, इसके लिए हमें पिछले एक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, क्यों पता होना चाहिए? ये जैसे जैसे मैं आपको प्रावधान पढ़ाता रहूंगा तो उसी समय पे मैं बताऊंगा कि पिछले अधिनियम में यह व्यवस्था थी और अब इसी व्यवस्था को बदलकर ऐसा कर दिया गया। इसीलिए जब आपको पिछले अधिनियम बहुत अच्छे से पता होंगे, तभी आगे के जो अधिनियम है, जो भी मैं आगे क्लासेस लूंगा, उन अधिनियमों के जब प्रावधानों को मैं आपको पढ़ाऊंगा वो तभी स्पष्ट हो पाएंगे जब पीछे की चीजें आपको पता होंगी। क्योंकि आगे जितने भी अधिनियम हैं वो पिछले अधिनियमों में परिवर्तन या कुछ नई चीजें जोड़ने के ही प्रावधान उनमें हैं। हम अब स्टार्ट करते हैं। अगला हमारा अधिनियम है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे। देखिए, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। इस एक्ट के तहत मैंने आपको यह बताया था कि भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखता था। कौन देखता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही उस कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को, और मैंने जब यह बताया आपको कि कुछ राजनीतिक, जब इनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जब दीवानी अधिकार, जब राजस्व वसूलने के अधिकार प्राप्त हुए तो उनको राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त हो गए थे। तो अभी तक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक गतिविधियां तथा राजनीतिक गतिविधियां दोनों को देखता था। लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत व्यापारिक गतिविधियों को, पहला पॉइंट क्या आया कि व्यापारिक गतिविधियां तथा राजनीतिक गतिविधियां, व्यापारिक गतिविधियां तथा राजनीतिक गतिविधियों को अलग अलग कर दिया गया। अब जैसे कि हमें पता ही है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, वो व्यापारिक गतिविधियों को देखता था, तो यहां पर भी व्यापारिक गतिविधियों को तो अब भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही देख रहा है। ठीक। लेकिन राजनीतिक गतिविधियों के नियंत्रण के लिए, और राजनीतिक गतिविधियां कौन कौन सी? एक तो सैन्य गतिविधियां, एक नागरिक गतिविधियां और राजस्व संबंधी गतिविधियां। ठीक है। इन तीनों को आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि जैसे ही हम आगे आगे प्रावधानों में बढ़ते जाएंगे, वहां पर ये राजस्व गतिविधियां और सैनिक गतिविधियां फिर अलग अलग बांट दी जाएंगी। जैसे जैसे कार्य का प्रभाव और इनका ब्रिटिश आधिपत्य बढ़ता चला गया, और जैसे जैसे कंपनी पर लोड बढ़ता चला गया, तो उनके कार्यों को विभक्त किया जाने लगा, अलग अलग किया जाने लगा। जैसे यहां पर व्यापारिक गतिविधियां कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों के नियंत्रण और उन गतिविधियों से ब्रिटिश सरकार को अवगत कराने के लिए एक नई निकाय का गठन कर दिया गया, जिसे कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या कहा गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल।
जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। तो इस प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक और राजनीतिक गतिविधियों को अलग कर दिया गया। अब व्यापारिक गतिविधियों को देखने का और नियंत्रण करने का कार्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है और राजनीतिक गतिविधियों को देखने का कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया। इस प्रकार से जब इसमें दो प्रकार का शासन हो गया तो यहीं से द्वैध शासन की नींव पड़ी। क्या किसका जन्म हुआ? द्वैध शासन का। कंपनी में द्वैध शासन आ गया। तो पहला पॉइंट क्या था? व्यापारिक तथा राजनीतिक गतिविधियों को अलग कर दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति की गई और यहीं से द्वैध शासन का प्रारंभ हो गया। यहीं से द्वैध शासन का प्रारंभ हो गया। और मैंने यह बताया जिस राजनीतिक गतिविधियों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति की गई, इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सैन्य गतिविधियां, नागरिक गतिविधियां और राजस्व संबंधी गतिविधियों के देखने का और उस पर नियंत्रण करने का इसको कार्यभार सौंप दिया गया। तो ये यहां पर इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, इसके बाद क्या कहा गया? एक और महत्वपूर्ण बात है, इसमें कहा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्षेत्र था, अधीन क्षेत्र कौन सा क्षेत्र? जिस पर उसको राजस्व वसूलने का अधिकार था, ठीक, उस क्षेत्र को अब ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र, कौन सा आधिपत्य क्षेत्र? जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व वसूलने का अधिकार था, इस अधिनियम के तहत उस क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। तो अब जितना भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्षेत्र था, पहली बार उस क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। क्या कहा गया? ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। ठीक है, इतनी बातें हमने जाना। तो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र पहली बार किस अधिनियम के तहत कहा गया? उसमें कहा गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। और यहां पर द्वैध शासन का प्रारंभ कब किया गया? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। अब इसमें एक प्रावधान और बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको आप लोग देखने का प्रयास करें। ये जितना भी होता है इसको वीडियो पॉज करके आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और अगर आप नोट नहीं भी करते हैं, केवल अगर समझ भी लेते हैं, तो क्लास के बाद मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा, आप वहां से चीजों को रिवाइज भी कर सकते हैं। देखिए, इसमें तीसरा प्रावधान जो था, मैंने आपको यह बताया था कि बंगाल के गवर्नर को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और उसके सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद की नियुक्ति की गई थी, जिसमें कितने? 4 पार्षद थे। जिसमें 4 पार्षद थे, या हम कहें 4 सदस्य थे कार्यकारी परिषद में। कार्यकारी परिषद में 4 सदस्य थे, लेकिन इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इन सदस्य संख्या को घटाकर 3 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 3। अब उसकी कार्यकारी परिषद में किसकी? बंगाल के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में 4 सदस्यों को घटाकर कितना कर दिया गया? 3 कर दिया गया। और इसमें से 2 तो इसके सदस्य थे ही, और जो तीसरा सदस्य था उसको कमांडर इन चीफ, सेनापति का पद दे दिया गया। इसका जो तीसरा सदस्य था उसको क्या, किसका पद दे दिया गया? सेनापति का। ठीक है, इसको कमांडर इन चीफ भी कहा गया। ठीक है, इतने प्रावधान यहां पर थे। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में हमने देखा कि व्यापारिक और राजनीतिक गतिविधियों को अलग कर दिया गया, यहां से द्वैध शासन प्रारंभ हो गया और यहां पर बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में 1 सदस्य घटाया गया और घटाने के बाद जो 3 सदस्य थे उनमें से 1 सदस्य कमांडर इन चीफ का पद दे दिया गया, यानी कि सेनापति का पद दे दिया गया। 1784 में के पिट्स इंडिया एक्ट में इतनी ही बातें हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। 1786 का अधिनियम। 1786 के अधिनियम में जब 1786 का सन आया, उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया। लेकिन बंगाल का गवर्नर जनरल बनने से पहले,
ठीक है, 1786 का अधिनियम। उसने बंगाल का गवर्नर जनरल का पद ग्रहण करने से पहले कुछ शर्तें रख दी। इस अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल कार्नवालिस, ठीक है, लेकिन कार्नवालिस ने बंगाल का गवर्नर जनरल पद ग्रहण करने से पहले कहा, पहली बात कि इसके कार्यकारी परिषद के द्वारा लिए गए निर्णय, किसके द्वारा? कार्यकारी परिषद द्वारा जो लिए गए निर्णय होंगे उसको बंगाल का गवर्नर जनरल उन निर्णयों को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। मतलब वो चाहे तो उसके निर्णय को माने, किसके निर्णय को? कार्यकारी परिषद के निर्णय को, और चाहे तो उसके निर्णय को रद्द कर दे। ये इसमें प्रावधान कर दिया गया। दूसरी बात क्या कही गई? मैंने अभी आपको बताया इससे पहले के अधिनियम में कि कार्यकारी परिषद में जो 3 सदस्य थे उनमें से एक सदस्य कमांडर इन चीफ था, लेकिन इसने कहा कि उस कार्यकारी परिषद में गवर्नर जनरल यानी कि कार्नवालिस ही क्या होगा? कमांडर इन चीफ का पद उसी के पास होगा। ठीक है, तो ये 2 प्रावधान यहां पर उसने जोड़े अपना बंगाल का गवर्नर जनरल पद ग्रहण करने से पहले। ये उसने शर्तें रखी और इन शर्तों को मान लिया गया और 1786 के अधिनियम के तहत यह प्रावधान कर दिया गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारी परिषद के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है, और जो सेनापति होगा वो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है वही कार्यकारी परिषद में सेनापति के पद पर रहेगा। इतनी बातें 1786 के अधिनियम के तहत थी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाएं। देखो, मैं उतने ही प्रावधान अभी आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं जितना पीसीएस, एसएससी, रेलवेज, यूपी ट्रिपल एससी और इन सब एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहीं हम अगर जब हम थोड़े से एडवांस्ड लेवल पर जब जीएस पढ़ते हैं, जैसे हम सिविल सर्विसेज के लिए जीएस पढ़ते हैं, तब हम प्रावधानों को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, उसे कहेंगे कि कंप्लीट जीएस। लेकिन आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जितने प्रावधान मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूं इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, यह मेरी गारंटी है आपके लिए। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। इसके बाद में 1793 का एक चार्टर अधिनियम पारित किया गया। उस चार्टर अधिनियम, अब देखिए जितने भी आगे अधिनियम होंगे ये चार्टर अधिनियम होंगे। 4 चार्टर अधिनियम थे, ये मैं आपको बताऊंगा। 1793 में एक चार्टर अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा 1793 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा एक व्यवस्था कर दी गई। मैंने आपको बताया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कि कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने पर रोक लगा दी गई थी, और इस प्रकार से कंपनी को व्यापार का एक अधिकार प्राप्त हो गया था। किस कब? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अब उसी व्यापार के एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए इस अधिनियम के द्वारा बढ़ा दिया गया। 20 वर्ष के लिए इस अधिनियम को बढ़ा दिया गया। हम कहें जो 1793 के अधिनियम के तहत जो 20 वर्ष के लिए व्यापार के एकाधिकार को बढ़ाया गया, अब वो कब तक रहेगा? अब वो 1813 तक रहेगा। भाई 1813 तक 20 साल हो जाएंगे। 1813 तक एक अधिकार 20 वर्ष के लिए व्यापार पर एक अधिकार को बढ़ा दिया गया। अब ये तो खैर इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन इसके बाद जो बात है, मैंने आपको बताया 1784 के अधिनियम के तहत एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले ही था जो व्यापारिक गतिविधियों को देखता था, और उसके बाद राजनीतिक गतिविधियों को देखने और उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल, अब यह किसकी इकाई है? यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इकाई है। अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कर्मचारियों का वेतन अगर देना है तो भाई ब्रिटिश कंपनी जो व्यापार करती है उससे प्राप्त होने वाले लाभ से इनके कर्मचारियों का वेतन दिया जाना चाहिए था। लेकिन यहां पर इन्होंने अपने हित में, यानी कि हम कहें कंपनी के हित में या ब्रिटिश गवर्नमेंट के हित में, एक निर्णय कर दिया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कर्मचारियों का जो वेतन है वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा।
कहां से दिया जाएगा? वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ये 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत ये व्यवस्था कर दी गई। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल में अब देखिए, जैसे मान लीजिए हम थोड़ा सा अधिनियमों को या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को और अधिक अच्छे स्तर पर जब पढ़ते हैं तो हम ये कह देते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य, यहां पर सदस्य कितने थे? 6 सदस्य थे। अब इसी तरह से कुछ कुछ बारीक चीजों को जब बढ़ा दिया जाता है उसे कहा जाता है कि एडवांस्ड स्तर पर जीएस पढ़ा रहे हैं। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन क्यों हुआ था? राजनीतिक गतिविधियों के लिए द्वैत शासन लागू किया गया। इसमें कितने सदस्य थे? अब जो इतनी गहरी जो जीएस होती है वो कहां पर? वो सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वहां पर फैक्ट, क्वेश्चन को थोड़ा सा एडवांस्ड बनाने के लिए बहुत ही गहरे फैक्ट्स वहां पर पूछ लिए जाते हैं। लेकिन आप एसएससी की, रेलवेज की, यूपी पुलिस की या किसी भी छोटे एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इतनी जीएस आपके लिए पर्याप्त होती है। ठीक है, फिर भी आप याद रखना कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था राजनीतिक गतिविधियों को देखने के लिए। 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन कहां से दिया जाएगा? वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है, ये दो प्रावधान यहां पर इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, पहला क्या था? 20 वर्ष के लिए व्यापार के एकाधिकार को बढ़ा दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। यह 1793 के चार्टर एक्ट के तहत ये प्रावधान कर दिए गए। इसके बाद में मैंने आपको बताया ये 20 वर्ष के लिए बढ़ा था। 1813 में फिर से एक चार्टर अधिनियम लाया गया। उस चार्टर अधिनियम में कुछ व्यवस्थाएं कर दी गई। जैसे जैसे कंपनी पर व्यापारिक और राजनीतिक बोझ बढ़ता जा रहा था, इसी को ध्यान में देखते हुए कंपनी का व्यापार पर जो एकाधिकार था उस एकाधिकार को अब समाप्त कर दिया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत फर्स्ट प्रावधान क्या था कि व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, समाप्त कर दिया गया। लेकिन यहां पर दो बातें और हैं। पहली बात क्या है? चाय का व्यापार, चाय का व्यापार। दूसरा, चीन के साथ, चीन देश के साथ व्यापार। ठीक है, देखिए व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। जो कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार बना हुआ था उसको समाप्त कर दिया गया। अच्छा, व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त करने का अर्थ क्या है? कि मतलब अब ब्रिटेन के अन्य व्यापारी भी भारत में व्यापार कर सकते हैं, लेकिन उनका चाय का व्यापार अभी ब्रिटेन के अन्य व्यापारी नहीं करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ही चाय का व्यापार करेगी। और चीन के साथ जो व्यापार है वो भी अभी ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, वो सबके लिए अभी नहीं खोला गया है। तो एकाधिकार को समाप्त तो कर दिया गया, लेकिन चाय के व्यापार पर एकाधिकार और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार को अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सुरक्षित रखा गया था। यह यहां पर 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत यह बात महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, एक बात और समझने का प्रयास करेंगे। अब मैं इसको मिटा देता हूं, आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां पर था ईसाई मिशनरी। भाई इंग्लैंड में ईसाई धर्म ज्यादा है, वहां पर ईसाई मिशनरी क्या होते हैं? जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है, ईसाई धर्म प्रचारक या हम कहें ईसाई मिशनरियों को भारत आकर अपने ईसाई धर्म का प्रचार करने की इन्हें अनुमति दे दी गई। ब्रिटेन में ईसाई धर्म प्रचारकों को या ईसाई मिशनरियों को यह अनुमति दे दी गई कि वो भारत आ सकते हैं और ईसाई धर्म का प्रचार कर सकते हैं और भारतीयों को ईसाई धर्म में प्रबुद्ध भी कर सकते हैं। मतलब अगर कोई भारतीय ईसाई धर्म को मानना चाहे या ईसाई धर्म में आना चाहे तो ये ईसाई मिशनरी वो प्रयास कर सकते हैं। यह 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत यह अनुमति भी दे दी गई। तीसरी बात क्या थी कि भारत में जो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र था, मतलब जिस क्षेत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को या हम सीधा कहें बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो राजस्व वसूलने का अधिकार जिस क्षेत्र पर था, जिसको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, उन क्षेत्रों में पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार की
ठीक है। पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार की अनुमति दे दी गई कि मतलब ब्रिटिश से कुछ लोग आकर यहां पर भारत में ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र जो है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आता है, वहां पर शिक्षा का प्रचार कर सकता है। और यहीं पर एक व्यवस्था और कर दी गई कि इस शिक्षा के प्रचार के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक उनको दिया जाएगा। शिक्षा के विकास के लिए या शिक्षा में सुधार के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष, ठीक है, प्रति माह नहीं बल्कि प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा के विकास के लिए उनको दिया जाएगा, यह प्रावधान कर दिया गया। ठीक है। तो यहां पर 1813 के चार्टर अधिनियम में यही 3 बातें महत्वपूर्ण है। इसमें भी महत्वपूर्ण बात पहली क्या है कि एकाधिकार को समाप्त कर दिया, लेकिन चाय का व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार चल रहा था उस पर एकाधिकार अभी कंपनी का बना हुआ था। दूसरा है ईसाई मिशनरी, ईसाई धर्म प्रचारक भारत आ सकते थे, अपने धर्म का प्रचार यहां पर कर सकते थे। तीसरा, यहां पर शिक्षा के क्षेत्र में विकास किया गया, करने का प्रयास किया गया और 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा में सुधार के लिए देने का प्रावधान कर दिया गया। ठीक है। इतनी बातें यहां पर 1813 के चार्टर अधिनियम में हमने देखने का प्रयास किया। ठीक है। आगे बढ़ जाएं हम। देखिए, याद रखिए, जितने भी आगे मैं अधिनियम पढ़ाता चला जाऊंगा सारे ही अधिनियम पिछले अधिनियमों से कनेक्ट होंगे। कैसे कनेक्ट होंगे? जरा 1833 का चार्टर अधिनियम देखने का आप प्रयास कीजिए। मैंने अभी अभी बताया 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना हुआ था। लेकिन अब 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत व्यापार पर एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। व्यापार पर एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। पूर्णतः समाप्त का मतलब है जो अभी चीन के साथ व्यापार और चाय का जो व्यापार था उस पर जो अभी कंपनी का एकाधिकार बना हुआ था उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब यहां पर व्यापार पर एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया। किस अधिनियम के तहत? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। अब ये जो व्यापारिक कंपनी थी 1600 ईस्वी में जब चार्टर प्राप्त किया तो एक पूर्ण रूप से व्यापारिक कंपनी थी, लेकिन 1813 में ये व्यापारिक कंपनी नहीं रही, ये पूर्ण रूप से कैसी कंपनी हो गई? अब ये प्रशासन कंपनी हो गई, प्रशासकीय कंपनी हो गई। ठीक है। प्रशासकीय निकाय। ये कंपनी जो व्यापारिक कंपनी थी कभी, वो अब 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत पूर्ण रूप से प्रशासनिक निकाय में बदल गई। इसका व्यापार पर एक अधिकार नहीं रहा। मतलब ब्रिटेन के अन्य व्यापारी भारत से किसी भी तरह से व्यापार कर सकते थे और चीन के साथ भी वो लोग व्यापार कर सकते थे। ये 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत प्रावधान कर दिया गया। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात क्या है? देखिए, अब इसको आप नोट कर लेना। दूसरा भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मैंने आपको बताया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, लेकिन अब उसका पदनाम फिर से बदल दिया गया। अब 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है। अब जो है 1833 के अधिनियम के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल पदनाम दे दिया गया। अगर उसके पद में परिवर्तन किया गया है तो उसकी कुछ शक्तियों में भी परिवर्तन किया गया होगा। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पहला कौन हुआ था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब आपको ये 3 चीजें ध्यान रखनी है। बंगाल का पहला गवर्नर कौन हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव हुआ। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हुआ? वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ, मैंने अभी आपको पहले बताया था कि सैन्य, नागरिक और राजस्व,
पर नियंत्रण किसका था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। लेकिन अब जो सैन्य और नागरिक मामलों से संबंधित नियंत्रण जो कौन करने लगा? भारत का गवर्नर जनरल। ये जो सैन्य और नागरिक मामले थे वो भारत के गवर्नर जनरल को सौंप दिए गए। लेकिन राजस्व का मामला किसके पास बना रहा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास बना रहा। ये यहां पर भारत का गवर्नर जनरल जब बना दिया गया बंगाल के गवर्नर जनरल को, तो उसको क्या शक्ति दे दी गई? उसको सैन्य और नागरिक मामलों पर नियंत्रण का अधिकार भारत के गवर्नर जनरल को दे दिया गया। यह यहां पर परिवर्तन हुआ। दूसरी बात क्या थी यहां पर? जो बंबई और मद्रास में जो गवर्नर थे भाई, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जब बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो आप देखेंगे जब भारत का मैप आप देखेंगे, इस तरह से भारत का मैप है, ठीक है। यहां पर बंबई था जिसे आज मुंबई कहा जाता है, यहां मद्रास था जिसे आज चेन्नई कहा जाता है। तो बंबई तथा मद्रास के जो गवर्नर थे वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए थे। अब ये बंबई तथा मद्रास के गवर्नरों के विधायी शक्तियों को समाप्त कर दिया गया। इनकी विधायी शक्तियों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और बंगाल भारत के गवर्नर जनरल को विधान बनाने की शक्ति का विस्तार कर दिया गया। बंगाल के भारत के गवर्नर जनरल को विधायी शक्तियों का विस्तार कर दिया गया। विधान बनाने की शक्ति किसको दे दी गई? यह भारत के गवर्नर जनरल को दे दी गई। और इस कार्य के लिए, ठीक है, यहां पर विधायी शक्ति भारत के गवर्नर जनरल को विधायी शक्ति इसको दे दी गई। इनसे लेकर, किन से लेकर? बंबई तथा मद्रास के गवर्नरों की विधायी शक्ति को समाप्त कर दिया गया और विधान बनाने की शक्ति भारत के गवर्नर जनरल को दे दी गई। इतनी बातें यहां पर महत्वपूर्ण थी, ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुए और विधायी शक्ति जो है वो भारत के गवर्नर जनरल को दे दी गई। यह यहां पर महत्वपूर्ण था, ठीक है। आगे हम देखें, अब आगे एक और पॉइंट को आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। मैंने आपको बताया था 1784 के अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में जो 4 सदस्य थे उनको 3 कर दिया गया था, ठीक है, 3 कर दिया गया था 1784 के अधिनियम के तहत। लेकिन फिर से 1833 के अधिनियम के तहत इन 3 सदस्यों को पुनः 4 सदस्य कर दिया गया। लेकिन जो चौथा सदस्य था वो किसे जोड़ा गया? वो चौथा सदस्य एक विधि विशेषज्ञ, विधि सदस्य, विधि विशेषज्ञ जिसे कानून, नियमों और विधान का अधिकार था, जिसको विशेषज्ञ था, जो विधि और कानून बनाने में विशेषज्ञ था, उसको विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य के रूप में जोड़ दिया गया। और पहला विधि सदस्य कौन हुआ? पहला विधि सदस्य हुआ मैकाले, ठीक। तो इसकी गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में जो चौथा सदस्य जोड़ा गया वो विधि विशेषज्ञ था और पहला जोड़े जाने वाला विधि विशेषज्ञ कौन था? मैकाले था, ठीक है। यह पहली बात हुई। दूसरी बात आप समझने का प्रयास कीजिए कि अब भारतीय कानूनों में सुधार के लिए और उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक विधि आयोग का गठन कर दिया गया। किसका गठन किया गया? विधि आयोग का। किसकी अध्यक्षता में? क्योंकि विधि सदस्य जो है वो मैकाले है। मैकाले की अध्यक्षता में, मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया, ठीक है। तो विधि आयोग का गठन पहली बार कब किया गया था? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत पहली बार मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया था, जिसका कार्य था भारतीय कानूनों में सुधार लाना, ठीक है। यह प्रावधान इसमें किया गया था। अब ये 2 बातें हुई। अब इसके बाद हम एक बात और पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, अब जो भी पॉइंट था
अब हम एक बात और पढ़ेंगे, सिविल सेवा। अब तक जितने भी सिविल सेवा में भर्ती की जाती थी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्य थे। वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्य किसी भी व्यक्ति का चुनकर उसका चयन करके उसे सिविल सेवा पद पर नियुक्त कर देते थे। लेकिन यहां पर 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत यह व्यवस्था की गई कि खुली प्रतियोगिता परीक्षा की जानी चाहिए। यह प्रस्ताव लाया गया, क्या होनी चाहिए? खुली प्रतियोगिता परीक्षा सिविल सेवा पदों के लिए, खुली प्रतियोगिता परीक्षा होनी चाहिए। यहां पर यह प्रावधान किया गया कि खुली प्रतियोगिता परीक्षा होनी चाहिए सिविल सेवा पदों पर चयन के लिए। लेकिन चूंकि पहले जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अधिकार था कि वो किसी भी व्यक्ति का सिविल सेवा के पदों पर चयन कर सकती है, अब उसी ने इस बात का विरोध किया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इस बात का विरोध किया और विरोध करने के कारण यह खुली प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित जो प्रस्ताव था वो पारित नहीं हो सका, यह लागू नहीं हो सका 1833 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, इतनी बातें जितनी मैंने 1833 के चार्टर अधिनियम में आपको पढ़ाई, इतनी यहां पर महत्वपूर्ण थी। ठीक, यहां पर क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरा, व्यापार पर एक अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में चौथा सदस्य जोड़ा गया, मैकाले को विधि विशेषज्ञ के रूप में। फिर क्या बताया मैंने आपको? एक मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई जो भारतीय कानूनों में सुधार करने का प्रयास करेगा। ठीक है, इसके बाद हम एक और अधिनियम पढ़ते हैं, 1853 का चार्टर अधिनियम। अब 1853 का चार्टर अधिनियम में भी दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली बात होगी विधान से रिलेटेड और दूसरी खुली प्रतियोगिता परीक्षा से रिलेटेड होगी। जरा आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, यहां पर जो भारत का गवर्नर जनरल है, भारत का गवर्नर जनरल, इस गवर्नर जनरल की एक कार्यकारी परिषद है। ठीक है, एक इसकी गवर्नर जनरल की एक कार्यकारी परिषद है। अब यहां पर क्या किया गया कि गवर्नर जनरल के प्रशासनिक और विधायी कार्यों को, अब यहां पर एक अंतर करने का आप लोग प्रयास करना। जब मैंने 1784 का अधिनियम आपको पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था विधायी और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था, लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर प्रशासनिक और विधायी। विधायी का मतलब होता है विधान बनाने का कार्य। विधान बनाने का कार्य का मतलब कानून बनाने का कार्य। भाई, भारत में वर्तमान समय में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। संसद कानून बनाती है और प्रशासन यानी कि सचिव या डीएम, एसडीएम, ये लोग इसको लागू करते हैं, प्रशासन उसको लागू करता है। यहां पर ऐसा ही किया गया। अब प्रशासन संभालने के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद तो है। ठीक है, यहां पर कार्यकारी परिषद है 4 सदस्यीय, किसके लिए? प्रशासनिक कार्यों के लिए। लेकिन प्रशासनिक और विधायी कार्यों को जब अलग कर दिया गया, अब विधायी कार्यों को कौन देखे? तो इसके लिए एक 6 सदस्यीय विधान परिषद की नियुक्ति की गई। विधान परिषद। ठीक, इसके प्रशासनिक कार्यों को कौन देखेगा? कार्यकारी परिषद। कार्यकारी परिषद के बाद विधायी कार्यों को कौन देखेगा? तो उसके लिए 6 सदस्यीय एक विधान परिषद का गठन किया गया जिसे केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। क्या कहा गया? केंद्रीय विधान परिषद। भाई, चूंकि विधान बनाने का कार्य विधान परिषद के पास था और विधान बनाने का कार्य किसका होता है? संसद का। अब इसी जो केंद्रीय विधान परिषद है इसी को छोटी संसद कहा गया। क्या कहा गया? छोटी संसद। क्योंकि विधान बनाने का कार्य किसका होता है? संसद का। तो 1853 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के, किसके? गवर्नर जनरल के। और पहले किसका हमने पढ़ा था? 1784 के अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक
तथा राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। यहां पर क्या किया गया, भारत के गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया और विधान बनाने का कार्य किसको सौंप दिया गया, 6 सदस्यीय विधान परिषद का गठन करके उसको सौंप दिया गया और इसी को छोटी संसद कहा गया। अब विधान कौन बनाएगा भारत के लिए, केंद्रीय विधान परिषद। अच्छा, इसमें नियम कैसे लागू होंगे, जिस प्रकार से ब्रिटिश संसद कानून बनाती है और जिस नियमों के आधार पर ब्रिटिश संसद चलती है, यहां पर भारत में गवर्नर जनरल की जो विधान परिषद है वो उसी प्रकार से सेम नियमों के आधार पर यहां पर कार्य करेगी। ठीक है, यहां पर यह बात महत्वपूर्ण थी। आगे आप बढ़ जाएं, यहां पर यह पॉइंट आपको समझ में आया होगा। देखिए, अभी मैंने आपको बताया 1833 के अधिनियम के तहत सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन का प्रयास किया गया और कहा गया कि उस खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सिविल सेवकों का चयन किया जाएगा, लेकिन वहां पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण वो पारित नहीं हो सका। लेकिन यहां पर सिविल सेवा में चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा को पारित कर दिया गया। अब जो सिविल सेवा में चयन होगा वो खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगा। खुली प्रतियोगिता परीक्षा, खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सिविल सेवा में चयन होगा। अच्छा, अब यह खुली प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कराएगा कौन, तो इसके लिए एक मैकाले समिति का गठन किया गया। किसका गठन किया गया, तो हम कहेंगे इसके लिए मैकाले समिति। इसके लिए एक मैकाले समिति का गठन किया गया। उसका कार्य था वो खुली प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन कराए, क्रियान्वयन करे। भाई आज जो है सिविल सेवा में खुली प्रतियोगिता परीक्षा कराने का कार्य किसका है, यूपीएससी का। यूपीएससी परीक्षा आयोजित कराती है, उनका चयन करती है और उनको गवर्नमेंट को सौंप देती है, फिर गवर्नमेंट के विभिन्न राज्यों में वो सेवा प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से 1853 के अधिनियम के तहत खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किया गया और उसके कार्यान्वयन का कार्य किसको सौंप दिया गया, मैकाले समिति का गठन करके उसको इसका कार्य सौंप दिया गया। तो आपसे सीधा सीधा पूछा जा सकता है मैकाले समिति किससे संबंधित है, खुली प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित है। ठीक है, और ये जो चार्टर अधिनियम था 1853 का चार्टर अधिनियम, ये अंतिम चार्टर अधिनियम था। ठीक है, आपसे ऐसा हो सकता है कि कंपनी शासन के अंतर्गत कौन सा चार्टर अधिनियम अंतिम चार्टर अधिनियम था, तो 1853 का चार्टर अधिनियम अंतिम चार्टर अधिनियम था। अब इस 1853 के बाद 1857 में सिपाही विद्रोह हो गया था। 1857 का विद्रोह हम पढ़ते हैं और 1857 के विद्रोह में स्थितियां भारत में इतनी बिगड़ गई कि भारत का शासन कंपनी से लेकर ताज को दे दिया गया। ताज ने ले लिया और ताज का शासन फिर भारत में रहा। अब इसके बाद हम किसका शासन पढ़ेंगे, ताज का शासन। 1858 में फिर एक अधिनियम लागू किया गया, 1858 का भारत सरकार अधिनियम। कल की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम 1858 का भारत सरकार अधिनियम पढ़ेंगे, 1861 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ेंगे, 1892 का अधिनियम पढ़ेंगे और 1909 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ेंगे। इन सब अधिनियमों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अब तक जितने भी अधिनियम हमने पढ़े वो सारे ही अधिनियम किससे रिलेटेड थे, वो सारे कंपनी शासन के अंतर्गत थे। अब जो अधिनियम आएंगे वो सब ताज का शासन के अंतर्गत होंगे। ठीक है, तो आपसे विभिन्न अधिनियम देकर यह भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम कंपनी शासन के अंतर्गत थे, कौन से अधिनियम ताज के शासन के अंतर्गत थे। तो ये सारी बातें भी आपको धीरे धीरे ध्यान रखनी है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं ये सारे ही कानूनों को पढ़ने के लिए। और याद रहिए ये जितने भी अधिनियम हम पढ़ेंगे, पिछले जो अधिनियम पढ़े उन्हीं अधिनियमों में परिवर्तन करेंगे, कुछ नई चीजों को जोड़ेंगे। तो पिछली क्लासेस आपको बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।